हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 60 एफोरिम्स के फुटनोट को देखने वाले हैं। ये भी फुटनोट काफ़ी एक ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा फुटनोट है, बट इसको मैं काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे इसके प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ, नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप 60 एफोरिम्स को पढ़ते हैं, वहाँ पे पैलिएटिव मेथड का जिक्र है, यानी कि पैलिएटिव मेथड के द्वारा कैसे सब्सिक्वेंट एग्रावेशन डेवलप हो रहा था, इसके बारे में वहाँ पे डिटेल वर्णन है, इसके बारे में डिटेल वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट फुटनोट पे आने वाला हूँ। फुटनोट में क्या क्या पॉइंट दिया गया है उसको मैंने सेपरेट किया है, एक एक पैरा बना के दिया है, और होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगा। और उसके अलावा अगर आप ये कर सकते हैं कि जब भी ये वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो के साथ साथ आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन आर्य डजन की उठाएं, और साथ में इस वीडियो के साथ साथ उस लाइन को ही पढ़ें, उस फुटनोट को ही पढ़ें, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे यहाँ पे पहला ही लाइन है, ऑल यूजुअल पैलिएटिव गिवन फॉर द सफरिंग ऑफ द सिक हैव अंडर ब्रैकेट एज इज सीन हेयर एज आफ्टर इफेक्ट एंड इंक्रीज ऑफ द सेम सफरिंग। यानी कि ये देखा जा रहा था कि जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम थी, जो भी डिजीज़ कंडीशन वो लेके आता था, उसको जब इस तरह के पैलिएटिव ट्रीटमेंट यानी कि इस तरह की एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट उसको दिया जाता था, तो थोड़े समय के लिए उसकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती थी। बट उसके बाद वहाँ पे जो एग्रावेशन होता था, सेम कंप्लेन का एग्रावेशन होता था, काफ़ी ज़्यादा भयावह होता था, काफ़ी ज़्यादा वो पेशेंट को परेशान कर देने वाला होता था। एंड द और ओल्डर फिजिशियन हैड टू रिपीट देम इन एवर स्ट्रॉन्गर डोज। और फिर ओल्डर जो फिजिशियन थे वो करते क्या थे कि पेशेंट की प्रॉब्लम फिर से एग्रावेट हुई तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग डोज उसको दे दो, फिर से उसकी वाइटलिटी को डिप्रेस कर दो, ताकि उसके बॉडी में फीलिंग ही ना आए, उसको परेशानी अनुभव ही ना हो। तो इस तरह का वो सिमिलर मॉडिफिकेशन हमेशा करते रहते थे। अब सेकेंड पॉइंट में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रूसॉव। ब्रूसॉव का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ब्रूसॉव साहब जब आए तो उन्होंने जो भी एक मिक्सिंग चल रहा था, यानी कि एक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मेडिसिन को जो मिक्सअप किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया। और खिलाफ बोलने का फ़ायदा ये हुआ कि कुछ जो फ्रांस के कुछ ऐसे पार्ट थे, फ्रांस में कुछ ऐसी जगह थे जहाँ पे इस तरह की मिक्सिंग टोटली बंद हो गई इस ब्रूसॉव साहब के कारण। इसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि मानव जाति काफ़ी आभारी रहने वाला है ब्रूसॉव साहब के इस जो उन्होंने एक शुरुआत की, इस मिक्सर को बंद किया, इसके लिए काफ़ी आभारी रहेगा। बट ये आभारीपन ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे के पार्ट में ये भी काफ़ी एक खतरनाक खलनायक साबित होने वाले हैं। अब ब्रूसॉव साहब ने सोचा कि एक अलग सिस्टम बनाया जाए। वहाँ पे उन्होंने एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाया, यानी कि फिजियोलॉजी के बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का एक अपना सिस्टम बना लिया। उस समय होम्योपैथी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट, यानी कि हैनीमैन ने लोगों के सामने सिमिलर मेथड को शो कर दिया था। बट ब्रूसॉव साहब ने एक बार भी होम्योपैथी का, यानी कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, विदाउट टेकिंग नोट ऑफ द होम्योपैथिक मेथड, यानी कि इस मेथड का एक बार भी उन्होंने नोट नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया, इस चीज़ को समझा नहीं, और एक अलग अपना सिस्टम बना दिया। अगर वो उनके खिलाफ थे, यानी कि मिक्सिंग के खिलाफ थे, तो उनको होम्योपैथी समझना चाहिए था, होम्योपैथी वे से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए था। बट नाम के लिए एक अलग सिस्टम ही बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट क्या किया, बना ही लिया फिजियोलॉजिकल सिस्टम। आगे की कहानी देखिए क्या होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बीइंग अनएबल टू हील डिजीज़, यानी कि स्टार्टिंग में वो डिजीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे थे। विथ माइल्ड इनोसेंट रेमेडी, जो भी इनोसेंट रेमेडी उन्होंने खोजा होगा, उसके द्वारा वो पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे थे। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पेशेंट की प्रॉब्लम डायनेमिक डिरेंजमेंट के कारण हुई है, और जब तक डायनेमिक मेडिसिन उसको नहीं जाएगी तो पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। इनोसेंट रेमेडी एंड दस एस्टेब्लिश हेल्थ। और अब उन्होंने क्या सोचा, अब एक बात होती है, जब प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो हमारा थोड़ा एटीट्यूड हर्ट होने लगता है, हमारा ईगो हर्ट होने लगता है। अब ईगो हर्ट के चक्कर में ब्रूसॉव साहब ने किया क्या, वो देखिए।
दस एस्टेब्लिश हेल्थ को एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रूसॉ फाउंड द ईजियर वे टू क्वाइट द सफरिंग ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की सफरिंग को कम करने के लिए उन्होंने एक आसान रास्ता चुना। और वो आसान रास्ता क्या था? मोर एंड मोर एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ, पेशेंट की ज़िंदगी की परवाह किए हुए कि उसके लाइफ के साथ क्या होगा, ये सोचे हुए उन्होंने एक ऐसा कुछ मेथड का इंतज़ाम किया पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। एंड एट लास्ट टू एक्सटिंग्विश लाइफ होली, और लास्ट पेशेंट का जो पूरा लाइफ था वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। आगे हम मेथड देखेंगे, मेथड क्या कहते हैं जिसके कारण इतनी प्रॉब्लम डेवलप होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है, अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डैट अलाज सेम सफिशिएंट टू हिज कंटेम्पोररीज, यानी कि इनका जो मेथड था, ट्रीटमेंट का जो मेथड था वो एक्चुअली वैसा ही था जो ओल्ड स्कूल वाले किया करते थे पेशेंट की लाइफ के साथ, कुछ वैसा ही इनका भी सिस्टम ये बन गया था। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है, इन द डिग्री डैट पेशेंट रिटेन हिज स्ट्रेंथ, और परिणाम स्वरूप अगर पेशेंट अपने स्ट्रेंथ को अगर रीगेन भी कर ले, यानी कि पेशेंट की प्रॉब्लम अगर ख़त्म भी हो जाए, तो होता क्या था वहाँ पे, विल हिज एलिमेंट बी अपरेंट एंड मोस्ट इंटेंसली विल ही फील हिज पेन, यानी कि अगर पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ को अगर गेन भी कर लेता था इस मेथड के द्वारा, तो उसका जो एलिमेंट था, जो उसका कारण था, जो उसकी प्रॉब्लम को डेवलप कराने के कारण थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता था, क्लियर हो जाता था, और इसके कारण पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंटेंसली पेन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी इस मेथड के द्वारा। और यहाँ तक कि आगे के पार्ट में देखेंगे, पेशेंट कड़ाता था, डॉक्टर को बुलाता था कि जल्दी से आओ मेरी प्रॉब्लम को रिलीव कर दो, बट कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है, ब्रूसॉ नीडेड ओनली टू डिप्रेस वाइटल फोर्स, ब्रूसॉ का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था ओनली वाइटल फोर्स को डिप्रेस करो। अब वाइटल फोर्स को डिप्रेस कर देंगे तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा, तो सिम्टम वैसे ही पेशेंट को समझ में नहीं आएगा। तो जो भी इस तरह से चिल्लाए, जो भी इस तरह से कराए, उसकी वाइटल फोर्स को डिप्रेस कर दो कि वो चिल्लाना ही बंद कर दे। टू लेसन, यानी कि डिमिनिश इट मोर एंड बिहोल्ड, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उसको वहाँ पे उसको डिमिनिश करो उसकी वाइटलिटी को, और खड़े होके बिहोल्ड, यानी कि ऑब्जर्व करो क्या वहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है, द मोर फ्रिक्वेंटली द पेशेंट वाज ब्लीड, अब एक नया कॉन्सेप्ट, यानी कि इनका जो मेथड था वो अब क्लियर हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पेशेंट जितना ज़्यादा ब्लीड करेगा, उसके बॉडी से जितना ज़्यादा ब्लड को लॉस कराया जाएगा, द मोर लीच का अप्लाई करके, लीच एक तरह का आप जीवाणु सम बोल सकते हैं, उसको लगा के उसको ब्लड सक कराया जाता है। एंड कपिंग कप का प्रयोग करके वहाँ भी बॉडी से कपिंग ग्लास सक्ड एट आउट द वाइटल फ्लूइड, यानी कि इस तरह का प्रयोग करके बॉडी के वाइटल फ्लूइड, यानी कि ब्लड हमारा एक वाइटल फ्लूइड है, और एक बूंद भी ब्लड हमारे बॉडी का ना वेस्ट नहीं होता, और उसको यहाँ पे इस तरह के ट्रीटमेंट के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि उनको लगता था, ब्रूसॉ को लगता था कि जो ब्लड है यही सारे बीमारी का यहाँ पे कारण है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, यानी सब सारी बीमारी का कारण ये ब्लड साहब ही हैं, ब्लड निकाल दो काम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है, इन द सम प्रपोर्शन द पेशेंट लॉस्ट स्ट्रेंथ टू फील पेन, अब होगा क्या कि आपको अगर पूरी तरह डल कर दिया जाए, पूरी तरह आपको सुस्त कर दिया जाए, आपकी बॉडी का पूरा वाइटल फ्लूइड निकाल दिया जाए, तो आप अधमड़े हो जाएंगे, यानी कि बेड पे एकदम बेड पकड़ लेंगे, और यहाँ तक कि आपको प्रॉब्लम भी फील नहीं होगा। जैसे कि ओपीएम के पेशेंट को होता है, वो एकदम मूर्छा अवस्था में चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि हमको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरह इस वाइटल फ्लूइड को लॉस करा के पेशेंट की स्ट्रेंथ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता था, ताकि उसको पेन महसूस ही ना हो और टू एक्सप्रेस हिज एग्रावेटेड कंडीशन बाय वायलेंट कंप्लेन एंड गेस्चर, और पेशेंट अब यहाँ पे अपनी गेस्चर के माध्यम से अपने अंदर की वायलेंट सफरिंग को एक्सप्रेस कर पाता था, यानी कि उसका गेस्चर पोस्चर सारा वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता था इस मेथड के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है, द पेशेंट अपीयर मोर क्वाइट इन प्रोपोर्शन एज ही ग्रीव वीकर, यानी कि जैसे जैसे पेशेंट कमज़ोर होता जाएगा, वैसे वैसे पेशेंट का जो एक्सप्रेशन है, यानी कि एक पेशेंट अगर वीक है, पेशेंट अगर आप बोल सकते हैं अधमड़े कंडीशन में है, तो क्या अपने सिम्टम को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि वाइटलिटी को अगर इतना डिस्टर्ब कर दिया है, डिप्रेस कर दिया जाए, तो सिम्टम क्या हमको मिलेगा, पेशेंट अंदर से उसको समझ में आएगा, उसके गेस्चर से, उसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आएगा, बट एक्चुअल क्या हो रहा है आप उससे जज नहीं कर पाएंगे, उससे आप पूछ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है, द बाई स्टैंडर्ड्स रिजॉइस
इन हिज अपेरेंट इम्प्रूवमेंट। और इससे क्या होता था कि पेशेंट अब एकदम शांत हो गया, अपने सिम्टम को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उनके साथी, उनके जो अपने रिश्तेदार होते थे, उनको क्या लगता था पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, पेशेंट अच्छा हो रहा है, ऐसा उनको वहाँ पे फील होता था। नेक्स्ट लाइन, रेडी टू रिटर्न टू द सेम मेजर ऑन द रिन्यूअल ऑफ हिज सफरिंग। अब पेशेंट वैसे ही मरा हुआ है, पेशेंट की हालत एकदम ख़राब है, बट जैसे ही थोड़ी सी भी प्रॉब्लम उसको फिर से आती थी, यानी कि बॉडी का फंक्शन होता है कि रीगेन करता है, वाइटलिटी खुद से रीगेन करती है, वो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। थोड़ा सा भी उसको प्रॉब्लम फेस हो, उसको थोड़ा सा ही पेन महसूस हो, फिर से वही रिपीटेड मेजरमेंट यानी कि लीच अप्लाई कर दो, ब्लड टेस्टिंग करा दो, फिर से पेशेंट मूर्छित हो जाए, फिर कोई सिम्टम उसके बॉडी से आएगा ही नहीं और उसके रिश्तेदार खुश होते रहेंगे, डॉक्टर साहब तो अच्छा दवाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे एग्जांपल ब्रूसॉ साहब ने जिक्र किया है, जैसे कि एस्पाज्म, सफोकेशन, फियर और पेन। इसके लिए वो इस तरह के ब्यूटीफुल यानी कि इस तरह के जो उनका जो टेक्निक था उसको अप्लाई करते थे और पेशेंट की प्रॉब्लम को ख़राब करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है, इन डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। अब क्रोनिक डिजीज की बात आ रही है, यानी कि जो प्रॉब्लम पेशेंट को लंबे समय से थी। एंड व्हेन द पेशेंट रिटेन सम स्ट्रेंथ, और लंबे समय से प्रॉब्लम हो रही थी किसी भी पेशेंट को, और जहाँ देखा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा वो ठीक होने लग रहा है, उसका सिम्टम एक्सप्रेस हो रहा है, मैनिफेस्टेशन आने लग रहा है, तो करते क्या थे, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, उसका खाना ही बंद कर देते थे। घोर समस्या है, खाना उसका बंद कर दिया जाता था। पुट ऑन अ हंगर डाइट, उसको मतलब भूख, जैसे जो फास्टिंग करते हैं ना वेट कम करने के लिए, उस तरह के डाइट में उनको डाल दिया जाता था, खाना ही नहीं देके। क्यों ऐसा करते थे, इन ऑर्डर टू डिप्रेस लाइफ सो मच, यानी कि लाइफ को डिप्रेस करने के लिए, वाइटलिटी को डिप्रेस करने के लिए, सो मच मोर सक्सेसफुली एंड इनहिबिट रेस्टलेस स्टेट। अब पेशेंट रिगेन किया है, पेशेंट का खाना पीना ही बंद कर दो, बॉडी को एनर्जी मिलेगी नहीं, फिर से पेशेंट वैसे ही डल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन है, द डेबिलिटेटेड पेशेंट फील अनेबल टू प्रोटेस्ट अगेन। अब पेशेंट को थोड़ा बहुत रीगेन हुआ था, स्ट्रेंथ गेन हुआ था कि बता सके मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझको ये समस्या अंदर डेवलप हो रही है। अब क्या किया कि इस तरह का फिर से वो सिमिलर मेजरमेंट उन पे लगा दिया, हंगर डाइट पे डाल दिया, लीच अप्लाई कर दिया। अब फिर से पेशेंट वही ब्लड लीच, वेसिकेशन, वार्म बाथ करा दिया, पेशेंट फिर से चला गया अधमरे कंडीशन में, यानी कि डल कंडीशन में चला गया। फिर से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिम्टम को आने ही नहीं दे रहे थे, तो बेचारा एक्सप्रेस क्या करता। नेक्स्ट जो लाइन है, काफ़ी एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो मैं आपसे यही कहूँगा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये एक हंसने योग्य टॉपिक नहीं है, बट इस तरह का मेथड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सही में एक ऐसी हंसी आएगी कि कैसे लोग हुआ करते थे जो पेशेंट के साथ इस तरह की बड़बड़ता वहाँ पे किया करते थे। नेक्स्ट जो लाइन है, डैट डेथ मस्ट फॉलो, यानी कि जो भी इस तरह का मेजरमेंट करेंगे उससे डेथ होना ही है, मरना ही है। फॉलो सच फ्रिक्वेंट रिपीटेड रिडक्शन, यानी कि इस तरह का रिडक्शन किया जाए, रिडक्शन मतलब कम करना, यानी कि बॉडी से वाइटल फ्लूइड को ही कम कर रहे हैं, वो ब्लड को ही हटा रहे हैं बॉडी से, तो क्या मरना तो संभव ही है। एंड एग्जॉशन ऑफ द वाइटल एनर्जी, बॉडी की वाइटल एनर्जी को वो नष्ट किए जा रहे थे। इज़ नॉट नोटिस बाय द पेशेंट ऑलरेडी रॉब्ड ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, और ये पेशेंट के द्वारा इसलिए भी ऑब्जर्व नहीं किया जा पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो तो उसकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह बोलते हैं रॉब्ड कर लिया गया था, यानी कि हिंदी में क्या डकैती, यानी पूरी तरह लूट लिया गया था, तो बेचारा क्या एक्सप्रेस कर पाता वहाँ पे। सेकेंड जो लाइन है, जो आजकल बड़ा कॉमन आपको देखने को मिलेगा, एंड रिलेटिव्स, जो उसके परिवार वाले थे, ब्लाइंडेड बाय द इम्प्रूवमेंट इवन ऑफ द लास्ट सफरिंग ऑफ द पेशेंट, वो अंध की तरह पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो रही है ये बात को मानते हुए लास्ट तक इंतजार करते थे सफरिंग ऑफ द पेशेंट बाय मीन्स ऑफ ब्लड लेटिंग एंड वार्म बाथ, यानी कि इस तरह का जो वे अपनाया जाता था ट्रीटमेंट का, इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा सोचते थे इससे पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, पेशेंट की सिम्टम जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाया करते थे। और इस पैरा का जो लास्ट जो लाइन है यहाँ पे, कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि इस बात को वो समझ नहीं पाते थे, एंड आर सरप्राइज, और आश्चर्यचकित होते थे, व्हेन द पेशेंट क्वाइटली स्लीप अवे, जब पेशेंट मर जाता था
तो उनको इस बात को समझ थी नहीं क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट अपनाया जा रहा है। पेशेंट मर गया तो वो यही सोचते थे कि बहुत प्रयास किया गया, बहुत तरह के मेथड को अप्लाई किया गया, बट भगवान मालिक है, भगवान ने उसको जाने दिया, उसको जल्दी बुला लिया। बट यहाँ पे जो डेथ हो रहा है ये फॉल्स टेक्निक की वजह से हो रहा है, फॉल्स वे ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। अब भगवान साहब भी आएंगे आए के पार्ट में, बस 5 मिनट का और ये रहेगा, उनको भी देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और हनीमैन साहब की आदत थी हमेशा हर चीज़ को घुमा के बोलने की, इसलिए यहाँ पे पहला लाइन ही है, जब आप सेकेंड पैरा पे जाएंगे, बट गॉड नो द पेशेंट ऑन हिज बेड ऑफ सिकनेस वाज नॉट ट्रीटेड विथ वायलेंस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भगवान ही मालिक है, भगवान ही ये जानता है कि जो भी पेशेंट, जो बीमार व्यक्ति है, उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है नॉट ट्रीटेड विथ वायलेंस, यानी कि उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो वायलेंस ट्रीटमेंट नहीं था, ये भगवान ही जानता है। फॉर द प्रीक ऑफ स्मॉल लैंसेट, लैंसेट का मतलब होता है छोटी छुरी टाइप का होता है, और प्रीक ऑफ स्मॉल लैंसेट इज़ नॉट रियली पेनफुल, यानी कि जो छुरी उसके अंदर लगाई जा रही थी वो दुखदाई नहीं था, उससे उसको दर्द होता ही नहीं था, एकदम नहीं होता था। एंड जो भी गम एरोबिक सॉल्यूशन था वो काफ़ी टेस्टी लगता था पेशेंट को खाने में, बहुत वो मज़े से खाता था। ये सब भगवान ही जानता है। और जो लीचेज अप्लाई किए जाते थे, यानी कि जो वेसिकेशन किए जाते थे, या जो ब्लड लेटिंग किया जाता था फिजिशियन के द्वारा, वो कुछ फैटल था ही नहीं, वो नॉर्मल चीज़ था, वो पेशेंट के साथ करना ही चाहिए था। इस तरह का कुछ रिलेटेड, यानी कि ये भगवान ही समझ सकता है कि पेशेंट को इस तरह का वायलेंस ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। ये डॉक्टर हनीमैन साहब घुमा के बोल रहे हैं, यानी कि एक तरह से कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रूसो साहब से। ये इस पैरा में ये इसका लगभग जिस्ट था। और लास्ट जो पैराग्राफ है, द फिजिशियन इन यूरोप की बात अब आ रही है, एंड एल्सवेयर, और जहाँ तक जो फिजिशियन थे, एक्सेप्टेड दिस कन्वीनियंट ट्रीटमेंट। अब देखिए कि ये आसान विद्या को सब अपनाए जा रहे हैं, सबको ये आसान विद्या काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑफ ऑल डिजीज अकॉर्डिंग टू अ सिंगल रूल सिंगल था, उनका लीचेज अप्लाई कर दो, उनका जो गम्स एरेबिक सॉल्यूशन है उसको अप्लाई कर दो, और फ्यूचर में क्या होगा फर्दर कुछ बिना सोचे हुए इस चीज़ को अप्लाई करते रहो, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेबोरियस वर्क नहीं होता था, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता था, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। और कुछ आगे जो लाइन है वहाँ पे, इस मेथड और ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ अगर गड़बड़ भी होता था तो बोलते थे कि ये ब्रूसो साहब का दिया गया है और उनके जो भी फॉलोअर हैं वो यही चीज़ कर रहे हैं, तो हम भी यही करेंगे। इस तरह की बातें उनके माध्यम से सुनने को मिलती थी। और इससे क्या होता था कि इन दिस वे मैनी थाउजेंड फिजिशियन, यानी कि बहुत सारे जो हज़ारों जो चिकित्सक थे, वेयर मेजरली मिसलीड टू सेट, वो मिसलीड करते थे विथ कोल्ड हार्ट, यानी बोलते हैं ना ठंडे हृदय से द वार्म ब्लड ऑफ देयर पेशेंट, यानी ठंडे हृदय से पेशेंट के गर्म ब्लड को बाहर निकालते थे। हज़ारों पेशेंट इस तरह से मिसलीड कर रहे थे उस समय। और वही एक नेपोलियन बैटलफील्ड की बात, यानी कि जितना खून नेपोलियन के बैटलफील्ड वहाँ पे युद्ध में नहीं बहा होगा, उतना ये ब्रूसो के मेथड के द्वारा वहाँ पे बहाया जा रहा था। वहीं डॉक्टर हनीमैन ने फिर एक बड़ा अच्छा ही लाइन लिखा है, वॉज इट परहैप्स नेसेसरी बाय द डिस्पोजिशन ऑफ गॉड, यानी कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, यानी कि भगवत आत्मिक के व्यक्ति के लिए क्या इस तरह का जो ट्रीटमेंट और वे है वो अपनाना उचित था? क्या ये वे इस तरह का ट्रीटमेंट देना उचित था, जिसको आप एक बोलते हैं ना भगवत आत्मिक बोलते हैं, यानी कि शुद्ध आत्मा के व्यक्ति को ऐसा करना उचित था? यानी कि जो भी ब्रूसो के द्वारा हो रहा था, यानी कि पेशेंट की लाइफ को क्योर किए बिना उसके जान को और नुकसान पहुंचाया, उसकी ज़िंदगी को और नुकसान पहुंचाया जा रहा था। फिर डॉक्टर हनीमैन ने अपन होम्योपैथी की बात की है कि होम्योपैथी जितना है कि ईजी वे में जो एक प्रिंसिपल है, सिमिलर के आधार पे, जो नेचर के आधार पे, जो भी जब 2 सिमिलर फोर्स जो मीट करता है नेचर में, जो वीकर होता है एक्सटिंग्विश हो जाता है, उसके आधार पे जो ट्रीटमेंट अगर दिया जाता तो जो भी पेशेंट जो क्यूरेबल पेशेंट थे, जिनको इस हालत में पहुँचा दिया गया कि अब वो वापस नहीं आ सकते थे, ऐसे पेशेंट को वहाँ पर बचाया जा सकता था। और लास्ट में कुछ वर्ड डॉक्टर हनीमैन ने जिक्र किया, यानी कि टायर्डलेस, यानी कि इस तरह का इफोर्ट जो भी एक होम्योपैथी डॉक्टर टायर्डलेस इफोर्ट, बिना थके हुए पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक करने में लगा रहता है,
पेशेंट की क्यूरेबल प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, यहाँ तक कि ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेज में भी जब सब उसका हाथ छोड़ देते हैं तब एक सुकून का डेथ एक पैलिएटिव मेथड के द्वारा भी उसको एक होम्योपैथिक फिजिशियन दिलाता है। तो कंक्लूजन यही है कि इस तरह का मेथड काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, जहाँ पे पेशेंट की लाइफ को एक्सटिंग्विश कर दिया जाए, उसके वाइटल जो बॉडी का फ्लूइड है उसको हटा दिया जाए, ये किसी भी एंगल से एक बेटर मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ये फुटनोट यही कहना चाहता है। आई होप आपको मेरा ये प्रयास काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।